दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मैं फीफा वर्ल्ड कप देख रहा था, अभी 2 दिन पहले की बात है। उसमें मैंने देखा कि एक स्ट्राइकर ने स्ट्राइक किया गोल पोस्ट पे, गोलकीपर उसको रोक लिया, लेकिन बॉल छिटक के दूर चला गया। फिर उसके खुद के टीम के मेंबर ने, प्लेयर ने स्ट्राइक किया और गोल हो गया। ऐसा ही एक सिनेरियो आप इमेजिन कीजिए एक्चुअल लाइफ में, कि कोई एडवोकेट बड़ी मेहनत से अपने केस को तैयार करता है, फिर अपने विटनेस को लेकर आता है, और विटनेस शुरू होते ही अचानक से अपने बयान बदल देता है, और जो पीछे उसने बयान दिया था या एफिडेविट जो फाइल हुआ था, उन सब चीज़ों को वो बिल्कुल मना करने लगता है। जिसके लिए वो कोर्ट में आया है बयान देने, उसके केस को ही डिफीट करने लगता है। या फिर कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैंने एफिडेविट पढ़ा नहीं, मैंने एफिडेविट साइन नहीं किया, मैंने कभी देखा नहीं। अब सवाल ये है कि क्या आपका गवाह ही आपके खिलाफ हो जाए तो केस का क्या होगा, क्या केस ख़त्म हो जाएगा। मैंने भी ऐसी सिचुएशन फेस किए हैं अपने टाइम में, शुरुआती दौर में, तब दिल बैठने लगता है। तो आज का सवाल है कि क्या होस्टाइल विटनेस जो मुकर गया है, वो आपके केस को डुबो सकता है, या क्या कानून आपके हाथ बांध देता है। क्या होस्टाइल विटनेस को न्यूट्रलाइज करने का कौन सा तरीका एक एडवोकेट को अपनाना चाहिए अपने केस में, केस को बचाने के लिए और जीतने के लिए। सबसे पहला तो सवाल ये है कि होस्टाइल विटनेस होता क्या है, या इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल साक्षी या विरुद्ध गवाह। तो होस्टाइल विटनेस की कोई परिभाषा नहीं दी गई है सीआरपीसी में या किसी भी एक्ट में, लेकिन मोटे तौर पे हम कहते हैं जब भी कोई गवाह मुकर जाता है, जानबूझकर सच्चाई को छुपाने लगता है, जो पार्टी उसको अपने गवाह के तौर पे ले आई है उसके खिलाफ बोलने लगता है, उसके केस को डिफीट करने लगता है, तो कोर्ट उसे होस्टाइल विटनेस मान लेती है। अब क्या है कि कब क्या कोई भी कंट्राडिक्शन विटनेस के बयान में आता है, क्या वो होस्टाइल हो जाता है या उसको शत्रुतापूर्ण माना जाने लगता है। कोई भी विरोधाभास उसके बयान में आता है, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर विटनेस कुछ ना कुछ गलती करता है। तो विटनेस को होस्टाइल घोषित करने के लिए कोर्ट को ये समझ आना चाहिए कि वो विटनेस जानबूझकर अपने दिए हुए बयान से पलट रहा है। तो जब ये सिनेरियो होता है, जब कोर्ट को लगता है कि जानबूझकर वो अपना रुख बदल रहा है, तो सबसे पहले एज एन एडवोकेट आपको ये करना चाहिए कि उस विटनेस को होस्टाइल डिक्लेयर कराना चाहिए। तो आप कोर्ट को ये बोलेंगे, कोर्ट चीज़ों को एग्ज़ामिन करती है और उसके बाद उसको पहले स्टेज में कोर्ट उसको होस्टाइल डिक्लेयर करती है। ये प्रोविज़न है सेक्शन 154 सी एविडेंस एक्ट, इसमें विटनेस को होस्टाइल डिक्लेयर करती है। फिर जो सेकंड स्टेज है कि आप उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मांगेंगे, कोर्ट से परमिशन मांगेंगे। यही एक एडवोकेट के पास सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है, जिसके ज़रिए वो जो डैमेज किया गया होता है उस विटनेस के द्वारा, उसको कंट्रोल करता है। अब अपने ही विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए आप इंटाइटल हो जाते हैं लीडिंग क्वेश्चन पूछने को। अदरवाइज़ जब अपने विटनेस को आप लाते हैं तो आप उससे लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये मान लेना कि जो होस्टाइल विटनेस है वो विटनेस होता ही नहीं, वो विटनेस होता है, और उसके सारे जो भी उसने गवाही दी है उसमें से कोर्ट ये डिसाइड करती है कि कौन सा हिस्सा पे रिलाई करना है, कौन सा नहीं करना है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1976 का केस है। इसका जो सबसे गोल्डन प्रिंसिपल इसमें ले डाउन किया गया, उसमें ये क्या कि कभी भी किसी विटनेस को होस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि जो भी बयान उसने दिया है, जो भी स्टेटमेंट दिया है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और आप खारिज हो सकता है। जबकि सच्चाई ये है कि अदालत उसके उस पार्ट को, उसके बयान के उस पार्ट को पे रिलाई करती है जो कोर्ट को ये लगता है कि कोर्ट को निर्णय देने के लिए या सच्चाई तक पहुंचने के लिए वो बयान मदद करता है। तो उसका विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो तो एडमिसिबल है। बस कोर्ट के जिम्मे ये हो जाता है
कि कॉन्शियसली बहुत ही माइन्यूटली स्क्रूटनाइज करती है उस विटनेस के स्टेटमेंट को। और जब आपको मौका मिलता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का और आप उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को स्ट्राइक करते हैं, अगर आपने पूरी उसकी क्रेडिबिलिटी नष्ट कर दी, तहस नहस कर दी, तो आपके केस को मजबूती मिलता है और जज को भी एक आधार मिलता है उस विटनेस के उस बयान को डिस्कार्ड करने का जो आपके खिलाफ किया हुआ है। तो जज केवल उसी हिस्से पे रिलाई करता है उस होस्टाइल विटनेस के डिपोजिशन में जो उसको क्रेडिट वर्दी लगता है या जो रिलायबल लगता है। तो कोर्ट केवल कॉशियस हो जाती है लेकिन कम्प्लीटली डिस्कार्ड नहीं करती उसके स्टेटमेंट को। अब इसको एक छोटी सी बात से समझ लेते हैं कि विटनेस ने 10 बातें कही, 5 बातें अपने जिसके लिए आए हैं वो विटनेस वो गवाही देने उसके खिलाफ कहती है, तो और 5 उसके फेवर में भी करती है। तो लेकिन जो 5 बातें उसके फेवर में है वो और दूसरे विटनेसेस से सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर रिलाई कर लेती है। या वो 5 बातें जो उसके खिलाफ कही हैं वो दूसरे किसी एविडेंस से कोरेबोरेट हो रहा है, तो उस पर रिलाई कर सकते हैं। अब होस्टाइल विटनेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप ध्यान में रखिए जब भी आपके कोई विटनेस होस्टाइल हो जाए, तो आप इन चीज़ों पे काम कीजिए। सबसे पहला कि पैनिक मत कीजिए, क्योंकि किसी विटनेस का होस्टाइल हो जाना आपके केस को ख़त्म नहीं करता। आप अपने केस को फिर भी प्रूव कर। दूसरा, आप कोर्ट से डिमांड कीजिए, कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो उस विटनेस को होस्टाइल डिक्लेयर कर दे। तीसरा कि जो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिल लीजिए और जब क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए तो उसको उसके पुराने गवाहों से, पुरानी स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कीजिए। आप ये विटनेस से पूछिए कि क्या आपने पहले बयान दिया था, आपने एफिडेविट दिया था, आपने ये स्टेप फॉलो किए थे, आपने ये देखे थे। और जहाँ भी वो अपनी बातों से मुकरता है आप उसके पुराने एफिडेविट और विटनेस के डिपोजिशन से, स्टेटमेंट से उसे कन्फ्रंट कीजिए जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी डाउट पे आ जाए। चौथा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है आपके लिए उस समय में कि आप केवल उसके स्टेटमेंट पे रिलाई मत कीजिए। आप अपने और भी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मेडिकल रिकॉर्ड है, सीसीटीवी फुटेज है, इन सब जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको आप उजागर कीजिए, उस पर ज़्यादा रिलाई कीजिए। और पांचवा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी को स्ट्राइक कीजिए, उसको दिखाइए कि विटनेस क्यों मुक रहा है, किसी दबाव में है, किसी रिलेशन को निभा रहा है, पैसे लिए हैं, रिश्तेदारी है, या उसका मोटिव क्या है। अगर आप उसके मोटिव को दिखाने में कामयाब हो गए तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस ख़त्म हो जाएगी, फिर जो वो आपके खिलाफ बोला है उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे आप। लेकिन किसी वजह से अगर उस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया तो वो बाद में जब आता है कुछ दिनों के बाद, तो वो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ होता है या कई बार उसको ये लगता है कि मैं किसी पचड़े में क्यों पढ़ूँ, दूसरी पार्टी उसको अप्रोच कर लेती है। तो कोशिश कीजिए कि जब आपका विटनेस पहली बार आए तो आप उसी समय उसको कोशिश कीजिए कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाए ताकि उसको मौका नहीं मिले अपने स्टेटमेंट से बदलने का। अब एक चीज़ समझिए कि जो भी कंट्राडिक्शन उस विटनेस में आया है, उसके स्टेटमेंट में आया है, आप उसके कंट्राडिक्शन पे अटैक कीजिए, ना कि उस विटनेस पे। क्योंकि अगर आप कंट्राडिक्शन पे अटैक करेंगे और किसी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ज़रिए उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो आपका केस बच जाएगा और आपके फेवर में हो जाएगा, और उसके विटनेस की वजह से जो डैमेज हो रहा है आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब इस वीडियो को देखकर जो आपका जो टेक अवे है कि होस्टाइल विटनेस केस को वीक कर सकता है लेकिन होस्टाइल विटनेस केस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आपको पूरा मौका मिलता है यदि आप कोर्ट की परमिशन लेते हैं, प्रीवियस स्टेटमेंट से साबित कर देते हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस को बुलाते हैं, जो रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे है उससे कंट्रडिक्शन करते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी को स्ट्राइक करते हैं। तो होस्टाइल विटनेस को इस डिस्कशन के ज़रिए मैंने बताया कि आप कैसे उसके इफ़ेक्ट को जो डैमेज कर सकता है आपके केस को, उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपके अनुसार सबसे मुश्किल विटनेस कौन लगा? अगर आपने अपनी क्रॉस एग्जामिनिंग किया है तो आपको कौन सा विटनेस सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है? होस्टाइल विटनेस, इंटरेस्टेड विटनेस, रिलेटेड विटनेस, चांस विटनेस? आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर
मुझे बताएं। और आप इस तरह के किस विटनेस के बारे में फर्दर डिस्कशन आप चाहेंगे कि मैं आपसे करूं। और अगर आज का चर्चा सही लगा, आपको पसंद आया, तो आप उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे खुशी होगी आपके, नहीं नहीं, आपका मुझे उत्साह मिलेगा, और मैं आप अपने आगे आपके साथ बेहतर चर्चा कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।